मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। तुमने कभी सोचा है कि वॉरेन बफेट जैसे लोग करोड़ों अरबों कैसे बनाते हैं? क्या वो अपने हर निवेश में सही होते हैं? जवाब है नहीं। बफेट खुद कहते हैं कि उनके अधिकांश निवेश तो औसत रहे और कुछ तो पूरी तरह फेल भी हुए। तो फिर वो इतने अमीर कैसे हैं? क्योंकि उन्हें एक राज पता था, एक ऐसा राज जो मॉर्गन हाउसल ने अपनी बेस्ट सेलिंग किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 6ठे अध्याय में बताया है। और आज मैं तुम्हें वही राज बताने जा रहा हूं यहीं इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे और आप देख रहे हैं एनी बुक समरीज, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों के सबसे पावरफुल आइडियाज को आपकी भाषा में आपके दिल तक पहुंचाते हैं। आज का अध्याय है टेल्स यू विन। और भाई, ये कोई सामान्य अध्याय नहीं है। ये वो अध्याय है जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परफेक्ट टाइमिंग की तलाश करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें जीनियस बनने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें बस एक चीज चाहिए और वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक हैरान कर देने वाला तथ्य बताता हूं कि अमेरिकी शेयर बाजार में सिर्फ 4% कंपनियां ही पूरे बाजार का अधिकतर मुनाफा बनाती हैं। सुना तुमने? सिर्फ 4%, बाकी 96% तो बस वहां मौजूद हैं। तो सवाल यह है कि अगर तुम्हें नहीं पता कि वो 4% कंपनियां कौन सी हैं, तो तुम अमीर कैसे बनोगे? इसका जवाब इतना सिंपल है कि तुम हैरान रह जाओगे, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि तुम्हारी पूरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी बदल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे करियर, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी पूरी जिंदगी के बारे में है। क्योंकि जो प्रिंसिपल बफेट ने अपना फॉर्च्यून बनाने के लिए इस्तेमाल किया, वही प्रिंसिपल तुम इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए, अपना बिजनेस बनाने के लिए और अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो अगर तुम पैसे के बारे में समझदार बनना चाहते हो, अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स को समझना चाहते हो, सफल लोगों का सीक्रेट जानना चाहते हो और अपनी जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट लाना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरा देखो, शुरू से लेकर अंत तक। क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगा जो मॉर्गन हाउसल ने सालों की रिसर्च के बाद डिस्कवर किया। और विश्वास करो, जब तुम ये समझ लोगे तो तुम खुद से कहोगे कि काश मुझे ये 10 साल पहले पता होता। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन रुको, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी गुजारिश है। अगर तुम्हें ये किताबें पसंद है, अगर तुम सीखना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि एनी बुक समरीज पर हम हर हफ्ते ऐसे ही लाइफ चेंजिंग आइडियाज लेकर आते हैं। तो बिना किसी देरी के चलो डाइव करते हैं टेल्स यू विन के अंदर। और मैं वादा करता हूं कि अगले 10-12 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे वैल्यूएबल 10-12 मिनट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूं जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। तुमने कभी सोचा है कि हम सब इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए? तो सुनो, मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 6ठे अध्याय में एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं लॉन्ग टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। अब तुम सोच रहे होगे कि ये टेल्स क्या बला है? तो भाई जरा रुको, मैं तुम्हें बताता हूं। हाउसल कहते हैं कि हर परिणाम एक जैसा नहीं होता, बल्कि कुछ ही ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपके जीवन के अधिकांश परिणामों के लिए जिम्मेदार होती हैं। मतलब ये कि जिंदगी में सब कुछ बराबर बराबर नहीं होता। तुम 100 बार कोशिश करोगे तो शायद सिर्फ 5 बार कुछ असाधारण होगा। और सुनो, यहां असली ट्विस्ट है, वही 5 घटनाएं तुम्हें 95% परिणाम देंगी। अब ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है ना? लेकिन ये एकदम सच है। सोचो, तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कितने लोगों से मुलाकात की होगी? हजारों या शायद लाखों। लेकिन कितने लोगों ने तुम्हारी जिंदगी सच में बदल दी? शायद 2-3 या 5-7 बस। या फिर सोचो अपने करियर के बारे में, कितने इंटरव्यू दिए होंगे और कितने प्रोजेक्ट्स किए होंगे। लेकिन तुम्हें जहां तुम आज हो वहां लाया किसने? शायद 1-2 बड़े मौकों ने या 1-2 सही फैसलों ने। यही तो है टेल्स की ताकत। ये वो दुर्लभ और असाधारण घटनाएं हैं जो तुम्हारी पूरी कहानी लिख देती हैं। अब जरा गहराई में चलते हैं। हाउसल जो कह रहे हैं वो सिर्फ एक थ्योरी नहीं है भाई, ये एक सांख्यिकीय सच्चाई है जिसे पावर लॉ कहते हैं। सरल भाषा में समझो तो दुनिया में चीजें समान रूप से नहीं बढ़ती हैं। जिंदगी बैलेंस नहीं है। यहां कुछ चीजें बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं और बाकी सब औसत होती हैं। जैसे दुनिया की 80% संपत्ति सिर्फ 20% लोगों के पास है। एक कंपनी का 80% मुनाफा उसके सिर्फ 20% प्रोडक्ट से आता है। और एक लेखक की 80% कमाई उसकी सिर्फ 20% किताबों से आती है। तुम चाहे कितनी भी मेहनत करो, ये असमानता हमेशा रहेगी और यही कुदरत का नियम है। अब सवाल ये है कि हम इसे समझते क्यों नहीं? क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो हर बार सफलता मिलेगी। लेकिन असलियत में तुम 100 बार मेहनत करोगे तो शायद 5 बार ही असाधारण सफलता मिलेगी और वही 5 बार तुम्हारी पूरी जिंदगी बना देंगे। लेखक तुम्हें यहाँ 3 बातें गहराई से समझाना चाहते हैं। पहली बात ये कि हर प्रयास का सफल होना जरूरी नहीं है। तुम्हें हर बार जीतना जरूरी नहीं है, बस खेल में बने रहना जरूरी है। दूसरी बात ये कि असफलताओं से घबराना मत, क्योंकि वो तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि सांख्यिकी का हिस्सा है।
अगर तुम 10 बार कोशिश करोगे तो 7-8 बार तो असफल होगे ही, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तीसरी बात यह कि तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। औसत सफलता की सोच छोड़ो और कुछ बड़े अवसरों पर फोकस करो, और जब वो आए तो उन्हें पकड़ने के लिए तैयार रहो। हाउजल कहते हैं कि सफलता की राह में ये असमानता स्वाभाविक है। ये सिस्टम की कोई गलती नहीं, बल्कि इसकी खासियत है, और ये इसी तरह काम करता है। अब आता है असली खेल। चलो अब मैं तुम्हें कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देता हूं जो तुम्हारी आंखें खोल देंगे। वेंचर कैपिटल की दुनिया को ही देख लो। सोचो, एक निवेशक है जिसके पास पैसे हैं और वो 10 नए स्टार्टअप में निवेश करता है। अब होता क्या है कि 6 स्टार्टअप पूरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं और पैसा डूब जाता है। 3 स्टार्टअप औसत चलते हैं, यानी ना मुनाफा और ना नुकसान, लेकिन एक स्टार्टअप, बस एक, वो इतना बड़ा बनता है कि बाकी 9 का पूरा घाटा भर देता है, और सिर्फ भरता ही नहीं बल्कि 10 गुना या 20 गुना रिटर्न देता है। अब यहां ध्यान दो भाई, उस निवेशक ने 10 में से 6 बार गलत फैसला लिया, यानी 60% फेलियर रेट, लेकिन फिर भी वो सफल है क्योंकि उसने एक सही दांव लगाया। ये है टेल्स की ताकत। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट की। हाउजल बताते हैं कि बफेट ने अपनी पूरी जिंदगी में सैकड़ों निवेश किए होंगे, लेकिन उनकी अधिकांश संपत्ति, जो कि अरबों डॉलर है, वो कहां से आई? वो आई कुछ गिने चुने निवेशों से, जैसे कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और एप्पल। बस कुछ ऐसे नाम जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। बफेट के हजारों निर्णयों में से शायद 10-15 निर्णय ऐसे हैं जो उनकी पूरी दौलत बनाते हैं, और बाकी तो सिर्फ खेल में बने रहने के लिए थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग इस सच्चाई को समझते क्यों नहीं। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह यह कि हम हर निर्णय में पूर्णता चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम स्मार्ट और मेहनती हैं तो हमें हर बार सही फैसला लेना चाहिए, लेकिन भाई ये उम्मीद ही गलत है। दुनिया के सबसे अच्छे निवेशक भी 40-50% बार गलत होते हैं, और फिर भी वो अमीर हैं, क्योंकि जब वो सही होते हैं तो बहुत सही होते हैं। दूसरी वजह यह कि हम असफलता को व्यक्तिगत कमजोरी समझ लेते हैं। जब कोई चीज काम नहीं करती तो हम खुद को दोष देने लगते हैं कि मुझ में ही कुछ कमी है, लेकिन सच तो यह है कि असफलता तो होनी ही है, क्योंकि ये गणित का हिस्सा है, तुम्हारी काबिलियत का नहीं। तीसरी वजह यह कि हम ये नहीं समझते कि सांख्यिकीय रूप से असमानता ही वास्तविकता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ फेयर हो, लेकिन प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। जिंदगी में कुछ चीजें बहुत मायने रखती हैं और बाकी नहीं, और जितनी जल्दी तुम इसे स्वीकार करोगे उतनी जल्दी तुम बेहतर फैसले ले पाओगे। अब तुम पूछोगे कि ठीक है, समझ गया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? सुनो, जवाब बहुत सरल है, बस खेल में बने रहो। जब तुम जानते हो कि सफलता कुछ गिने चुने पलों में आती है, तो तुम्हारा काम है उन पलों के लिए तैयार रहना, और तुम तभी तैयार रह सकते हो जब तुम मैदान में डटे रहो। इसका मतलब है कि असफलताओं से हार मत मानो, हर दिन कुछ न कुछ करते रहो, छोटी छोटी कोशिशें जारी रखो, और जब कोई बड़ा अवसर आए तो उसे दोनों हाथों से पकड़ लो। बफेट ने एक बार कहा था कि तुम्हें बार बार अमीर बनने की जरूरत नहीं है, बस एक बार सही मौके पर सही फैसला ले लो। मैं तुम्हें अपनी एक दोस्त की कहानी बताता हूं, जिसने एक ब्लॉग शुरू किया और 2 साल तक रोज लिखा। सैकड़ों आर्टिकल्स लिखे पर कोई पढ़ने वाला नहीं था। फिर एक दिन उसका बस एक आर्टिकल वायरल हो गया, और उस एक आर्टिकल ने उसे लाखों फॉलोअर्स और बुक डील दिलवा दी। 2 साल की मेहनत और सैकड़ों आर्टिकल्स के बीच उस एक आर्टिकल ने सब कुछ बदल दिया। यही है टेल्स की ताकत, और यही वो असमानता है जो हाउजल हमें समझाना चाहते हैं। तो भाई, आज की बात का सार ये है कि सफलता समान रूप से नहीं आती, बल्कि वो कुछ बड़े पलों में सिमटी होती है। तुम्हारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि तुम हर बार सही हो, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम खेल में बने रहो, ताकि जब वो बड़ा पल आए तो तुम वहां मौजूद हो। हाउजल कहते हैं कि लॉन्ग टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। ये छोटी सी बात है, लेकिन अगर तुम इसे सच में समझ लो तो तुम्हारा नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। असफलताओं से डरना बंद करो, हर छोटी कोशिश का जश्न मनाओ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारा वो असाधारण पल आने वाला है। बस तुम्हें तब तक डटे रहना है। याद रखो कि तुम्हें 100 बार सही होने की जरूरत नहीं है, बस 5 बड़ी जीत, और वही 5 तुम्हारी पूरी कहानी लिख देंगे। तो चलो आज से असफलताओं को स्वीकार करते हैं, छोटी छोटी कोशिशें करते रहते हैं, और अपने उस खास पल का इंतजार करते हैं, क्योंकि जब वो आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार निवेश की दुनिया में आया तो मेरे मन में एक बहुत ही गलत धारणा थी। मैं सोचता था कि अगर मैं स्मार्ट हूं, अगर मैं किताबें पढ़ूंगा और अगर मैं रिसर्च करूंगा तो मेरा हर निर्णय सही होगा। लेकिन भाई, असलियत बिल्कुल अलग निकली, और आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतार देगी। वो एक लाइन जिसने मेरी सोच बदल दी। मॉर्गन हाउजल अपनी किताब में एक बहुत ही खास बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम इस बिजनेस में शानदार हो तो तुम 10 में से 6 बार सही होगे। रुको रुको, इसे फिर से सुनो। अगर तुम इस काम में बेहतरीन हो तब भी तुम 10 में से 4 बार गलत होगे। जी हाँ भाई, 4 बार यानी 40%। सोचो, दुनिया के सबसे अच्छे निवेशक और सबसे तेज दिमाग वाले लोग भी 40% समय गलत होते हैं, और तुम अपने आप से क्या उम्मीद करते हो? 100% सफलता?
अब यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है जो हाउसल हमें समझाना चाहते हैं। देखो भाई, निवेश में या असल में जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में 60% सही होना एक उत्कृष्ट प्रदर्शन है। ये कोई औसत नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन हम इंसान भी अजीब है ना। हम सोचते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे और पढ़ाई करेंगे तो हमारा हर फैसला सही होना चाहिए, और जब एक भी फैसला गलत होता है तो हम टूट जाते हैं और खुद को कोसने लगते हैं कि मैं बेवकूफ हूं, मुझ में ये काबिलियत ही नहीं है, या मैं इस क्षेत्र के लिए बना ही नहीं हूं। क्या तुमने कभी ये बातें सोची हैं? मैंने सोची हैं और हम सब सोचते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 40% समय गलत होना बिल्कुल सामान्य है। ये कोई अपवाद नहीं बल्कि नियम है, और ये तो खेल का हिस्सा है भाई। हाउसल की पूरी कोशिश यही है कि वो असफलता के प्रति हमारी सोच को बदल दें। उनका मुख्य संदेश 3 बातों में छिपा है। पहली बात ये कि असफलता खेल का हिस्सा है। ये सिस्टम की कोई खराबी नहीं बल्कि उसकी खासियत है, और जिंदगी इसी तरह काम करती है। दूसरी बात ये कि 100% सफलता की अपेक्षा करना अवास्तविक है। तुम चाहे कितने भी होशियार या अनुभवी क्यों ना हो, तुम हर बार सही नहीं हो सकते, और ये बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात ये कि धैर्य और मानसिक संतुलन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितनी बार सही हुए, बल्कि तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जब तुम गलत हुए तो तुमने कैसी प्रतिक्रिया दी। जब मैंने पहली बार शेयर बाजार में पैसे लगाए तो मेरे पहले 3 निवेशों में से 2 डूब गए। मैं बुरी तरह निराश हुआ और मैंने सोचा कि बस ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि भाई, तूने सिर्फ 3 बार कोशिश की है, कम से कम 10 बार तो कर और फिर देख क्या होता है। मैंने उसकी बात सुनी और 10 निवेश किए। उनमें से 4 असफल रहे और 3 औसत थे, लेकिन उन 3 में से एक ने इतना रिटर्न दिया कि मेरा पूरा पोर्टफोलियो ही बदल गया। उस दिन मुझे समझ आया कि हाउसल असल में क्या कह रहे थे। अब तुम पूछोगे कि ठीक है, समझ गया, तो मैं अपनी असफलताओं के साथ कैसे निपटूं? सुनो, मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल बातें बताता हूं। पहला ये कि जब तुम असफल हो तो तुरंत रिएक्ट मत करो। रुको और सोचो कि क्या तुम्हारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी गलत है या बस एक निर्णय गलत निकला। ज्यादातर मामलों में सिर्फ एक निर्णय ही गलत होता है। दूसरा ये कि अपनी असफलता को आंकड़ों में देखो, भावनाओं में नहीं। मैं 10 में से 4 बार गलत हुआ, ये एक तथ्य है, जबकि मैं बेकार हूं, ये एक भावना है। तथ्य को स्वीकार करो और भावना को नजरअंदाज करो। तीसरा ये कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग को हमेशा याद रखो। तुम ये खेल एक दिन के लिए नहीं बल्कि सालों के लिए खेल रहे हो, तो 1-2 महीने की हार से क्या फर्क पड़ता है। चौथा ये कि अपनी जीत का जश्न मनाओ, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। जब तुम सही होते हो तो उसे स्वीकार करो और उसकी वैल्यू समझो, क्योंकि वही 6 सही निर्णय तुम्हारी कहानी बनाएंगे। तुम्हें पता है, दुनिया के सबसे सफल लोगों की असफलताओं की लिस्ट उनकी सफलताओं से कहीं ज्यादा लंबी होती है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलता झेली। माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, और वॉल्ट डिज्नी को अखबार के संपादक ने कहा था कि उनमें क्रिएटिविटी की कमी है। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी कि वे खेल में बने रहे। उन्होंने असफलताओं को स्वीकार किया, उनसे सीखा और आगे बढ़ते रहे, और जब उनका टेल यानी उनका वो असाधारण पल आया तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। तो भाई, आज की बात का सार ये है कि असफलता तुम्हारी दुश्मन नहीं है, बल्कि असफलता को स्वीकार न कर पाना तुम्हारा दुश्मन है। 10 में से 4 बार गलत होना सामान्य है और 6 बार सही होना उत्कृष्ट है, और उन 6 में से 1-2 टेल तुम्हारी पूरी कहानी लिख देंगे। तो आज से जब तुम असफल हो तो खुद को मत कोसो, बस ये सोचो कि ठीक है, ये 10 में से 1 था और अगले 9 में से शायद 6 सही होंगे और उनमें से 1 मेरा टेल बनेगा। हाउसल कहते हैं कि अगर तुम इस बिजनेस में शानदार हो तो तुम 10 में से 6 बार सही होगे। इसलिए चिंता मत करो अगर तुम हर बार सही नहीं हो रहे। चिंता तब करो जब तुम खेल ही छोड़ दो, क्योंकि जो खेल में बना रहता है वही अंत में जीतता है। असफलताओं को गले लगाओ, उनसे सीखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा टेल आने वाला है और तुम्हें बस वहां मौजूद रहना है जब वो आए। तो अब तक हमने समझ लिया कि टेल्स की ताकत क्या है और असफलताओं को कैसे स्वीकार करना है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हें थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे, पर सुनो, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला कि यार, ये क्या बात हुई, दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग अमीर क्यों बनते हैं और बाकी सब मेहनत करते हैं फिर भी कुछ खास नहीं होता। उसकी बात सुनकर मुझे हाउसल का एक कोट याद आ गया और आज मैं तुम्हें वही बताने जा रहा हूं जो मैंने उस दिन अपने दोस्त को समझाया था। वो एक लाइन जो सच्चाई बयान करती है। हाउसल लिखते हैं कि सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाले निवेश अक्सर वे होते हैं जो सबसे चरम होते हैं। अब इस लाइन को ध्यान से सुनो, इसमें एक्सट्रीम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सट्रीम मतलब जो औसत से बिल्कुल अलग है, जो सामान्य नहीं है और जो दुर्लभ है। हाउसल कह रहे हैं कि जो निवेश सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं वो हमेशा ये एक्सट्रीम निवेश होते हैं, कुछ गिने चुने, दुर्लभ और असाधारण। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताता हूं।
अमेरिकी शेयर बाजार में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, हजारों, लेकिन तुम्हें पता है कि कितनी कंपनियां पूरे बाजार का अधिकांश लाभ देती हैं? सिर्फ 4%। जी हाँ भाई, सिर्फ 4% कंपनियां पूरे शेयर बाजार के अधिकतर लाभ को जनरेट करती हैं। बाकी 96% कंपनियां क्या करती हैं? कुछ औसत प्रदर्शन करती हैं, कुछ ब्रेक इवन पर चलती हैं और कुछ नुकसान में चली जाती हैं। लेकिन वो 4%, वो कुछ गिनी चुनी कंपनियां इतना ज्यादा रिटर्न देती हैं कि पूरे बाजार को ऊपर खींच लेती हैं। अब सोचो ये कितनी असमान डिस्ट्रीब्यूशन है। 4% ने सब कुछ ले लिया और 96% के पास क्या बचा? अब यहां एक बहुत गहरा सवाल है कि क्या ये अनफेयर है? क्या ये इनजस्टिस है? हाउजल का जवाब है नहीं। ये अन्याय नहीं है भाई, ये प्राकृतिक गणित है। ये दुनिया का नेचुरल ऑर्डर है। ये वैसे ही है जैसे हजारों गाने रिलीज होते हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही सुपरहिट बनते हैं, लाखों किताबें छपती हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही बेस्ट सेलर बनती हैं, और करोड़ों लोग मेहनत करते हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाते हैं। ये यूनिवर्स का फंडामेंटल रूल है असमानता, और जितनी जल्दी तुम इसे स्वीकार कर लोगे उतना बेहतर है। हाउजल चाहते हैं कि हम 3 बातें गहराई से समझ लें। पहली बात ये कि बाजार की असमानता को समझो और स्वीकार करो। ये उम्मीद मत करो कि हर कंपनी में निवेश करोगे तो हर कंपनी बढ़िया रिटर्न देगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। 10 में से शायद 1-2 ही असाधारण होंगी। दूसरी बात ये कि धैर्य रखो। तुम्हें अभी नहीं पता कि कौन सी कंपनी अगली अमेज़न या गूगल बनेगी, इसलिए जल्दी निर्णय मत लो, खेल में बने रहो और समय को काम करने दो। तीसरी बात ये कि विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन अपनाओ। चूंकि तुम्हें नहीं पता कि कौन सा निवेश टेल बनेगा, इसलिए अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाओ। अगर 10 में से 1 भी हिट हो गया तो तुम्हारा काम बन जाएगा। चलो अब मैं तुम्हें कुछ रियल एग्जाम्पल्स देता हूं जो ये बात और क्लियर कर देंगे। अमेज़न की कहानी देखो। 1997 में अमेज़न का आईपीओ आया और शेयर की कीमत $18 थी। आज 25 साल बाद वही शेयर हजारों डॉलर का है। अगर किसी ने 1997 में $10,000 इन्वेस्ट किए होते तो आज वो लाखों डॉलर के मालिक होते। लेकिन सवाल ये है कि उस समय कितने लोगों को पता था कि अमेज़न ये बनेगा? किसी को नहीं पता था। उस समय हजारों .com कंपनियां थीं जिनमें से 99% फेल हो गईं, लेकिन अमेज़न ने पूरे बाजार को ही बदल दिया। गूगल की कहानी भी ऐसी ही है। 2004 में इसका आईपीओ $85 प्रति शेयर पर आया और आज ये हजारों डॉलर का है। लेकिन उस समय कितने एक्सपर्ट्स थे जो कह रहे थे कि सर्च इंजन का बिजनेस कितना चलेगा और ये तो सैचुरेटेड मार्केट है। लेकिन गूगल ने साबित कर दिया कि कुछ कंपनियां एक्सट्रीम होती हैं और वो रूल्स तोड़ती हैं। माइक्रोसॉफ्ट की कहानी भी यही कहती है कि 1980 के दशक में अगर किसी ने निवेश किया होता तो आज वो करोड़पति होता। लेकिन उसी समय कितनी सॉफ्टवेयर कंपनियां थीं? सैकड़ों। पर उनमें से कितनी बचीं? बस गिनती की। अब तुम पूछोगे कि ठीक है, समझ गया कि असमानता नेचुरल है, लेकिन मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है भाई, सुनो क्यों। सबसे पहले तो तुम गलत उम्मीदों से बचोगे। अगर तुम सोचोगे कि तुम्हारे हर निवेश को अमेज़न बनना चाहिए तो तुम हमेशा निराश रहोगे। लेकिन अगर तुम जानते हो कि सिर्फ 4% ही एक्सेप्शनल होंगे तो तुम्हारी उम्मीदें रियलिस्टिक होंगी। इससे तुम्हारे अंदर पेशेंस डेवलप होगा। जब तुम जानते हो कि टेल बनने में समय लगता है तो तुम जल्दी जल्दी खरीदना बेचना बंद कर दोगे और धैर्य से वेट करोगे। तुम बेहतर स्ट्रैटेजी बनाओगे और समझ जाओगे कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाउजल कहते हैं कि हमें भविष्य के टेल का पता नहीं होता। जैसे पहले किसी को नहीं पता था कि अमेज़न या गूगल दुनिया पर राज करेंगे, वैसे ही आज भी तुम्हें नहीं पता कि 2050 में कौन सी कंपनी टॉप पर होगी। तो फिर करें क्या? डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग कंपनियों और अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि किसमें से कौन टेल बनेगा। लेकिन अगर तुम डाइवर्सिफाइड हो तो चांसेस हैं कि तुम्हारे पोर्टफोलियो में से कोई एक जरूर टेल बनेगा और वही एक तुम्हारी पूरी कहानी बदल देगा। मैं तुम्हें अपनी एक गलती के बारे में बताता हूं। 2015 में मैंने 5 अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया। मेरा सबसे बड़ा दांव एक टेलीकॉम कंपनी पर था, क्योंकि मुझे लगा कि यही फ्यूचर है। वो कंपनी आज लगभग खत्म है। लेकिन उन 5 में से एक छोटी सी टेक्नोलॉजी कंपनी थी जिसमें मैंने बहुत कम पैसे लगाए थे, क्योंकि मुझे लगा कि ये रिस्की है। आज वही कंपनी मेरे पोर्टफोलियो का स्टार है और वही मेरा टेल बन गई। उस दिन मुझे समझ आया कि हमें पता नहीं होता कि क्या काम करेगा, इसलिए डाइवर्सिफाई करो, पेशेंट रहो और खेल में बने रहो। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन मतलब बस 10-15 स्टॉक्स ले लो। नहीं भाई, ये उससे ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे टेक, हेल्थ केयर, फाइनेंस और कंज्यूमर गुड्स, अलग अलग कंपनी साइज जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, अलग अलग देश और अलग अलग एसेट टाइप्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और गोल्ड। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि अगला एक्सट्रीम परफॉर्मेंस कहां से आएगा। शायद किसी छोटी इंडियन स्टार्टअप से या किसी अमेरिकन टेक जायंट से। तुम्हें नहीं पता, और यही न जानना तुम्हें डाइवर्सिफाई करने को मजबूर करता है। अब सुनो,
जब तुम इस असमानता को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। तुम फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते कि मेरे दोस्त का स्टॉक 50% बढ़ गया और मेरा सिर्फ 10%। तुम जेल्स नहीं होते कि उसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया और अमीर बन गया। तुम पैनिक नहीं करते कि मेरी ये कंपनी तो कुछ नहीं कर रही, क्योंकि तुम जानते हो कि हर निवेश अमेजन नहीं बनेगा। 96% कंपनियां औसत ही रहेंगी, लेकिन वो 4% जो एक्सेप्शनल होंगी वो सब संभाल लेंगी। यही है असमानता को समझने की ताकत। वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, लेकिन उनकी अधिकतर वेल्थ कुछ गिनी चुनी कंपनियों से आई है, जैसे कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और एप्पल। बाकी सैकड़ों निवेशों ने क्या किया? कुछ ब्रेक इवन, कुछ छोटा प्रॉफिट और कुछ लॉस। लेकिन वो कुछ एक्सट्रीम निवेश, वो कुछ टेल, उन्होंने बफेट को दुनिया का सबसे अमीर निवेशक बना दिया। यही है असमानता की ताकत और यही है टेल की ताकत। तो भाई आज की बात का सार यह है कि असमानता प्राकृतिक है, ये कोई अन्याय नहीं बल्कि गणित है। सिर्फ 4% कंपनियां पूरे बाजार को चलाती हैं और बाकी 96% औसत है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम उन 4% को पहले से पहचान लो। तुम्हारा काम यह है कि असमानता को स्वीकार करो और रियलिस्टिक उम्मीदें रखो, धैर्य रखो, क्योंकि टेल बनने में समय लगता है, और डाइवर्सिफाई करो क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कौन टेल बनेगा। हाउजल कहते हैं कि सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाले निवेश अक्सर वे होते हैं जो सबसे चरम होते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि तुम कितनी बार सही हो, सवाल ये है कि जब तुम सही हो तो कितना सही हो। अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये सब एक्सट्रीम थे और इन्होंने ही अपने इन्वेस्टर्स को करोड़पति बनाया। तुम्हारे पोर्टफोलियो में भी कोई एक्सट्रीम हो सकता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कौन सा। इसलिए डाइवर्सिफाइड रहो, पेशेंट रहो और खेल में बने रहो, क्योंकि जब तुम्हारा टेल आएगा, और वो जरूर आएगा, तो वो तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल कहानी लिख देगा। असमानता से लड़ो मत, उसे समझो, स्वीकार करो और उसका फायदा उठाओ। यही है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का असली राज। अब तक हमने समझ लिया कि टेल्स क्या हैं, असफलताओं को कैसे स्वीकार करना है, और ये कि असमानता प्राकृतिक है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमें नहीं पता कि कौन सा निवेश टेल बनेगा और हमें डाइवर्सिफाई भी करना है, तो फिर हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? मैं तुम्हें बताता हूं, समय। कल मेरे पास एक नया इन्वेस्टर आया और बोला कि भाई, मैंने 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया था पर अभी तक कुछ खास नहीं हुआ, क्या मुझे इसे बेच देना चाहिए और कहीं और ट्राई करना चाहिए? मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी किसी पेड़ को 6 महीने में फल देते हुए देखा है? वो बोला कि नहीं भाई, पेड़ को तो सालों लगते हैं। मैंने कहा कि तो फिर निवेश से 6 महीने में चमत्कार की उम्मीद क्यों कर रहे हो? हाउजल एक बहुत ही पावरफुल बात लिखते हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकती है। वो कहते हैं कि तुम आधे समय गलत हो सकते हो और फिर भी एक बड़ी संपत्ति बना सकते हो। अब ये सुनकर तुम सोचोगे कि क्या वाकई 50% गलत होकर भी अमीर बना जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए, समय। देखो, अगर तुम 10 निवेश करते हो और 5 गलत निकलते हैं, लेकिन तुम बाकी 5 में से 1-2 पर धैर्य रखते हो और उन्हें समय देते हो, तो वो 1-2 निवेश ही तुम्हें अमीर बना सकते हैं। लेकिन अगर तुम 6 महीने में ही घबराकर बेच देते हो, तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारा टेल कौन सा था। यहाँ एक बहुत गहरी बात है कि टेल इवेंट रातों रात नहीं बनते, वो धीरे धीरे समय के साथ बनते हैं। अमेजन को ही सोचो, 1997 में इसका आईपीओ आया, लेकिन 1997 से 2000 तक क्या हुआ? .com बबल फट गया और अमेजन का स्टॉक 90% तक गिर गया। उस समय जिन लोगों ने घबराकर बेच दिया वो आज कहीं नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, मुझे बेजोस पर भरोसा है और मैं इंतजार करूंगा, वो लोग आज करोड़पति हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय दिया और अमेजन को बनने का मौका दिया। यही है समय की असली ताकत। हाउजल कहते हैं कि अगर तुम्हें समय को अपने पक्ष में काम पर लगाना है तो तुम्हें 3 चीजें करनी होंगी। पहली ये कि बाजार में बने रहो, मतलब जब बाजार गिर रहा हो तो भाग मत जाओ, और जब हर कोई पैनिक कर रहा हो तो तुम शांत रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि ये सब अस्थायी है। दूसरी ये कि धैर्य रखो, 6 महीने या 2 साल में रिजल्ट की उम्मीद मत करो, बल्कि दशकों के बारे में सोचो और लॉन्ग टर्म गेम खेलो। तीसरी ये कि घबराकर बाहर मत निकलो। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि बाजार थोड़ा सा गिरा और लोग पैनिक में आकर बेच देते हैं, और फिर जब बाजार वापस चढ़ता है तो वो बाहर ही रह जाते हैं। हाउजल की पूरी कोशिश यही है कि हम 3 बातें समझ लें। पहली बात ये कि शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से प्रभावित मत हो। आज बाजार 5% गिरा या कल 3% चढ़ा, इससे क्या फर्क पड़ता है अगर तुम 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? ये छोटे छोटे उतार चढ़ाव तो सिर्फ शोर हैं, असली सिग्नल तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। दूसरी बात ये कि दीर्घकालिक निवेश करो, ट्रेडिंग मत करो बल्कि इन्वेस्टिंग करो। हर दिन खरीद बिक्री करने के बजाय खरीदो और उसे दशकों के लिए होल्ड करो। तीसरी बात यह कि मानसिक दृढ़ता विकसित करो, ये सबसे जरूरी है। जब पूरी दुनिया पैनिक कर रही हो तो तुम्हें शांत रहना होगा, और जब हर कोई बेच रहा हो तो तुम्हें डटे रहना होगा। यह मानसिक मजबूती रातों रात नहीं आती, बल्कि इसे विकसित करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि हम धैर्य क्यों नहीं रख पाते। मैं तुम्हें बताता हूं कि असल में क्या होता है।
पहली समस्या ये है कि हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। हम नेटफ्लिक्स जनरेशन है भाई, और चाहते हैं कि एक क्लिक में सब कुछ मिल जाए, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग ऐसे काम नहीं करती। वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति बनाने में 50 साल लगाए और हम 2 साल में ही बेचैन हो जाते हैं। दूसरी समस्या यह है कि बाजार गिरते ही हम घबरा जाते हैं कि अरे मेरा पैसा डूब रहा है, इसे बेच दो। लेकिन भाई अगर तुमने रिसर्च करके इन्वेस्ट किया था और तुम्हारी थ्योरी सही थी तो बाजार का गिरना तो अस्थायी है, फिर पैनिक क्यों? तीसरी समस्या यह है कि हम दूसरों से तुलना करते हैं कि मेरे दोस्त ने क्रिप्टो में 10 गुना बना लिया और मैं यहां स्टॉक्स में बैठा हूं जहां कुछ नहीं हो रहा। लेकिन तुम ये नहीं देख रहे कि कितने लोगों ने वहां सब कुछ गंवा दिया, तुम सिर्फ जीतने वालों को देख रहे हो। अब मैं तुम्हें अमेज़न की पूरी टाइमलाइन बताता हूं, इसे सुनकर तुम्हें समझ आएगा कि टेल बनने में कितना समय लगता है। 1997 में इसका आईपीओ $18 पर आया। 1999 से 2000 के बीच .com बबल की वजह से स्टॉक गिरकर $6 रह गया। 2001 से 2003 तक इसमें धीरे धीरे रिकवरी हुई। 2005 तक ये $40 पहुंचा और लोगों को लगा कि अब तो बहुत बढ़ गया। 2010 तक ये $150 हुआ और लोग बोले कि अब तो ये ओवरवैल्यूड है। 2015 में ये $600 हुआ और लोग इसे बबल कहने लगे। 2020 तक ये $3000 के पार चला गया। अब देखो, अगर किसी ने 1997 में इन्वेस्ट किया और 2000 में घबराकर बेच दिया तो उसे नुकसान हुआ। अगर किसी ने 2005 में ये सोचकर बेच दिया कि बहुत बढ़ गया है तो उसने मुनाफा तो कमाया, पर वो असाधारण नहीं था। लेकिन जिसने 20 साल से ज्यादा होल्ड किया उसने 150 से 200 गुना रिटर्न्स पाए। यह है धैर्य की ताकत। मैं तुम्हें अपनी एक बहुत बड़ी गलती बताता हूं। 2016 में मैंने एक इंडियन आईटी कंपनी में इन्वेस्ट किया। कंपनी अच्छी थी और फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग थे। 6 महीने बाद स्टॉक 15% गिर गया और मुझे लगा कि शायद मैंने गलत फैसला लिया है, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। आज 8 साल बाद वो स्टॉक 500% ऊपर है। अगर मैंने बस धैर्य रखा होता तो आज मेरे पास 5 गुना रिटर्न्स होते, लेकिन मैं 6 महीने में ही बेचैन हो गया। उस दिन मैंने सीखा कि समय ही सबसे बड़ा हथियार है। अब तुम पूछोगे कि धैर्य एक्चुअली काम कैसे करता है। सुनो, ये 3 तरीकों से काम करता है। पहला है कंपाउंडिंग का जादू। आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जब तुम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारा पैसा कंपाउंड होता रहता है, यानी रिटर्न्स पर रिटर्न्स और ग्रोथ पर ग्रोथ। लेकिन ये जादू दिखने में समय लगता है, 2-3 साल नहीं बल्कि 10-20 साल। दूसरा है बाजार के चक्रों को सह लेना। बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। अगर तुम शॉर्ट टर्म प्लेयर हो तो एक खराब दौर तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये उतार चढ़ाव डर नहीं बल्कि मौके होते हैं। तीसरा है टेल को बनने का मौका मिलना। जैसा मैंने अमेज़न का उदाहरण दिया, अगर तुम 2-3 साल में ही निकल गए तो तुमने टेल को बनने का मौका ही नहीं दिया। टेल को समय चाहिए, कभी 5 साल तो कभी 20 साल। तुम्हारा काम बस इंतजार करना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये मेंटल स्ट्रेंथ कैसे लाएं। मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं। पहला ये कि अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस लिख लो। जब भी इन्वेस्ट करो तो लिख लो कि तुमने क्यों किया और क्या एनालिसिस था। फिर जब बाजार गिरे और दिल घबराए तो उसे पढ़ो। अगर बुनियादी बातें नहीं बदली तो चिंता की कोई बात नहीं। दूसरा ये कि अपना पोर्टफोलियो हर दिन मत देखो। मैंने नियम बनाया है कि मैं अपना पोर्टफोलियो महीने में सिर्फ एक बार देखता हूं। रोज देखोगे तो रोज रिएक्ट करोगे और इमोशनल फैसले ले बैठोगे। तीसरा ये कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स याद रखो। तुमने इन्वेस्ट रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए किया है तो छोटी मोटी हलचल से क्या डरना। चौथा ये कि इतिहास पढ़ो। देखो कि पिछले क्रैश के बाद बाजार ने हमेशा रिकवरी की है। यह जानकारी तुम्हें कॉन्फिडेंस देगी। मैं तुम्हें एक और कहानी बताता हूं। एक इन्वेस्टर था जिसने 1970 में $10,000 इन्वेस्ट किए। अगले 50 सालों में उसने 1973 की मंदी, 1987 का ब्लैक मंडे, 2000 का .com क्रैश और 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, लेकिन उसने कभी नहीं बेचा। 2020 में वो $10,000 $7 मिलियन बन गए, यानी 700 गुना रिटर्न्स। लेकिन अगर वो किसी भी क्रैश में घबराकर बेच देता तो उसे कुछ नहीं मिलता। तो भाई आज की बात का सार ये है कि तुम आधे समय गलत होकर भी बहुत बड़ी दौलत बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बाजार में बने रहना होगा, धैर्य रखना होगा और घबराकर बाहर नहीं निकलना होगा, क्योंकि टेल इवेंट्स समय के साथ ही सामने आते हैं। अमेज़न और गूगल को बनने में दशक लगे। तुम्हारे पोर्टफोलियो में भी कोई टेल बन सकता है, बशर्ते तुम उसे समय दो। शॉर्ट टर्म शोर को इग्नोर करो और लॉन्ग टर्म गेम खेलो। याद रखो कि समय तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, बस उसे अपना काम करने दो। 6 महीने या 2 साल नहीं बल्कि दशकों का सोचो, क्योंकि जैसा हाउसल कहते हैं कि तुम आधे समय गलत हो सकते हो, लेकिन अगर तुम समय दो तो तुम फिर भी भाग्यशाली बन सकते हो। बस एक चीज चाहिए, समय और धैर्य रखने की हिम्मत। तो आज से जब भी तुम्हारा मन करे कि कुछ नहीं हो रहा है और बेच देते हैं तो रुक जाओ और अपनी थीसिस याद करो, क्योंकि तुम्हारा टेल बन रहा है, बस उसे थोड़ा और समय चाहिए।
अब तक हमने समझ लिया कि टेल्स क्या हैं, असफलताओं को कैसे स्वीकार करना है, असमानता प्राकृतिक है और समय सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, अगर ये सब पता है तो क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला टेल कौन सा होगा? कल एक दोस्त ने मुझे फोन किया और बोला कि भाई तू तो इतनी रिसर्च करता है, बताना कि अगला अमेज़न कौन बनेगा। मैं वहीं इन्वेस्ट कर दूं और सेटल हो जाऊं। मैंने उससे पूछा कि अच्छा 1997 में तुझे कैसे पता चलता कि अमेज़न इतना बड़ा बनेगा? वो बोला कि नहीं पता चलता भाई। मैंने कहा कि तो फिर आज कैसे पता चलेगा? हाउजल लिखते हैं एक बहुत ही सीधी सी बात कि सफलता का वितरण समान नहीं है। अब ये तो हम समझ ही चुके हैं, लेकिन इस साधारण से वाक्य के पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। अगर सफलता का वितरण समान नहीं है और सिर्फ कुछ ही चीजें असाधारण बनती हैं, तो इसका मतलब है कि हम पहले से ये बता ही नहीं सकते कि कौन सी चीज असाधारण बनेगी। सोचो भाई, अगर हम अंदाजा लगा पाते तो सब वहीं इन्वेस्ट करते और फिर वो चीज असाधारण रह ही नहीं जाती। यह एक विरोधाभास है। अब यहां सबसे कठिन सच्चाई है जिसे हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। मुझे पता है कि ये सुनने में अच्छा नहीं लगता। हम सब चाहते हैं कि हमें कोई फॉर्मूला या कोई सीक्रेट ट्रिक मिल जाए जिससे हम भविष्य को जान सके, लेकिन भाई ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। सोचो, अगर होता तो हर अर्थशास्त्री अमीर होता, हर एनालिस्ट करोड़पति होता और हर एक्सपर्ट अरबपति होता। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है और हमेशा रहेगा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। भले ही हम ये नहीं जानते कि कौन सा अवसर आएगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि कुछ बड़े अवसर अवश्य आएंगे। ये गारंटी है। इतिहास हमें क्या सिखाता है? 1990 के दशक में इंटरनेट का दौर आया, 2000 के दशक में सोशल मीडिया का उदय हुआ, 2010 के दशक में मोबाइल और क्लाउड कंप्यूटिंग ने दुनिया बदल दी और 2020 के दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिवॉल्यूशन आ रहा है। आने वाले दशकों में कुछ और बड़ा होगा। हमें नहीं पता क्या, लेकिन कुछ तो होगा। यही है अनिश्चितता के बीच की निश्चितता। अब हाउजल यहां एक बहुत ही शानदार बात कहते हैं। लोग अक्सर गलत सवाल पूछते हैं कि अगला अमेज़न कौन होगा या अगली टेस्ला कौन बनेगी। सही सवाल यह होना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि जब अगला अमेज़न आए तो मैं उसमें शामिल रहूं। देखा आपने, पूरी सोच ही बदल गई। पहला सवाल भविष्यवाणी पर केंद्रित है और दूसरा सवाल तैयारी पर, और यही गेम चेंजर है। मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं कि यह बदलाव क्यों जरूरी है। भविष्यवाणी की सोच तुम्हें पंगु बना देती है क्योंकि तुम एक परफेक्ट स्टॉक या परफेक्ट टाइमिंग के इंतजार में एक्शन ही नहीं ले पाते, जबकि तैयारी की सोच तुम्हें काबिल बनाती है। तुम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हो ताकि जब कोई सेक्टर आगे बढ़े तो तुम उसमें शामिल रहो। तुम लगातार निवेश करते हो ताकि हमेशा बाजार का हिस्सा बने रहो और धैर्य रखते हो ताकि जब तुम्हारा टेल बने तो तुम वहां मौजूद रहो। हाउजल चाहते हैं कि हम अपनी सोच को भविष्यवाणी से हटाकर तैयारी की ओर ले जाएं। वो नहीं चाहते कि हम भविष्य बताने वाले ज्योतिषी बने, वो चाहते हैं कि हम बस तैयार रहें। तैयारी संभव है क्योंकि तुम आज ही डाइवर्सिफाई कर सकते हो, आज ही लॉन्ग टर्म अप्रोच अपना सकते हो और आज ही मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हो। चलो मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूं जो साबित करते हैं कि भविष्यवाणी नहीं बल्कि तैयारी काम करती है। इंडेक्स फंड्स का जादू देखो। 1970 में जिसने S&P 500 में निवेश किया, उसे नहीं पता था कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या अमेज़न जैसी कंपनियां दुनिया बदल देंगी। उसने अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं की बल्कि पूरे बाजार में निवेश किया, और जब ये कंपनियां बड़ी बनी तो वो अपने आप उनमें शामिल था। वॉरेन बफेट की रणनीति भी यही है। वो कभी नहीं कहते कि उन्हें पता है कि अगला बड़ा अवसर क्या होगा। वो बस अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं और धैर्य रखते हैं। उन्होंने एप्पल में तब निवेश किया जब वो पहले से बड़ी कंपनी थी और उसके बुनियादी आधार साफ थे। उन्होंने भविष्यवाणी नहीं की बल्कि वो तैयार रहे और मौका मिलते ही उसे पकड़ लिया। मेरा अपना अनुभव भी यही कहता है कि 2017 में मुझे लगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भविष्य है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कौन सी कंपनी जीतेगी। मैंने भविष्यवाणी करने के बजाय डाइवर्सिफाइड अप्रोच अपनाई और ऑटोमोटिव व बैटरी टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई कंपनियों में निवेश किया। नतीजा ये हुआ कि जब टेस्ला और अन्य कंपनियां बढ़ीं तो मुझे फायदा हुआ। मैंने अंदाजा नहीं लगाया बल्कि तैयारी की। अब यहाँ सबसे उत्साहवर्धक बात यह है कि भले ही हम नहीं जानते कि कब और कहां, लेकिन हम जानते हैं कि बड़े अवसर जरूर आएंगे। यह कुदरत का नियम है। हर दशक में नई टेक्नोलॉजी आती है, नए बिजनेस मॉडल्स बनते हैं और नए लीडर्स उभरते हैं। 1950 के दशक में किसी ने नहीं सोचा था कि कंप्यूटर हर घर में होगा और 90 के दशक में किसी ने नहीं सोचा था कि इंटरनेट हर जेब में होगा, लेकिन ये सब हुआ। तो सवाल यह है कि अगर हमें भविष्यवाणी नहीं करनी बल्कि तैयार रहना है तो हम क्या करें? हाउजल के हिसाब से 3 चीजें जरूरी हैं। पहला है डाइवर्सिफिकेशन। ये एक जाल फैलाने जैसा है। तुम्हें नहीं पता कि कौन सी मछली आएगी, पर जब आएगी तो तुम्हारा जाल वहां होना चाहिए। दूसरा है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। लगातार निवेश करते रहो, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। तीसरा है पेशेंस, यानी धैर्य।
अवसरों को हकीकत में बदलने में समय लगता है। अब यहाँ एक बहुत पावरफुल एहसास है। तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि अगला अमेज़न कौन बनेगा या बाजार कब ऊपर जाएगा, लेकिन तुम अपनी निवेश रणनीति, अपना धैर्य और अपनी निरंतरता को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। और यही असली ताकत है। जब तुम ये समझ जाते हो कि भविष्य को जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस तैयार रहने की जरूरत है, तो तुम्हारे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। तुम्हें जीनियस बनने की जरूरत नहीं, बस अनुशासित रहने की जरूरत है। 1980 के दशक की एक टीचर की कहानी याद आती है, जिसकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, पर उसने हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि माइक्रोसॉफ्ट या वॉलमार्ट कितनी बड़ी बनेंगी। उसने बस 40 साल तक लगातार निवेश किया और जब वो रिटायर हुई तो उसके पास $8 मिलियन थे। उसने भविष्य नहीं बताया, बल्कि तैयार रहने का फैसला किया। अंत में मैं यही कहूंगा कि हाँ, भविष्य अनिश्चित है, पर यह अवसरों से भी भरा है। हर अनिश्चितता के साथ एक संभावना आती है और तुम्हें हर अवसर को पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस कुछ टेल इवेंट्स ही काफी हैं। अगर कोई तुमसे पूछे कि अगला अमेज़न क्या होगा, तो तुम गर्व से कहो कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं क्या करूंगा। मैं डाइवर्सिफाइड रहूंगा, धैर्य रखूंगा और लगातार निवेश करूंगा, और जब अगला अमेज़न आएगा तो मैं उसमें शामिल रहूंगा। यही असली बुद्धिमानी है। तो भाई, आज की बात का सार यही है कि भविष्यवाणी की कोशिश छोड़ दो और तैयारी पर ध्यान दो। डाइवर्सिफिकेशन अपनाओ, निरंतरता बनाए रखो और धैर्य विकसित करो। जब तुम यह करते हो तो तुम भविष्य को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, पर खुद को ऐसी स्थिति में जरूर ला सकते हो कि जब मौका आए तो तुम तैयार रहो। भविष्य अनिश्चित है, ये सच है, पर अवसरों से भरा है, यह भी उतना ही सच है। इसलिए डरो मत और तैयार रहो। सफलता का वितरण भले ही समान न हो, पर अवसर सबके लिए है, बस हमें उन्हें पकड़ने के लिए तैयार रहना है। तो भाई, अब तक हमने इस अध्याय की पूरी यात्रा की है। टेल्स को समझा, असफलताओं को स्वीकार किया, असमानता को अपनाया, समय की ताकत देखी और भविष्य के बारे में भी सीखा। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ निवेश के बारे में नहीं था, बल्कि ये जिंदगी जीने का एक दर्शन था, एक नजरिया था। आज सुबह मैं कॉफी पी रहा था और सोच रहा था कि अगर मुझे किसी को सिर्फ 5 मिनट में ये पूरा अध्याय समझाना हो तो मैं क्या कहूंगा। तो आओ, आज मैं तुम्हें वही बताता हूं, इस पूरे अध्याय का सार और इसका केंद्रीय दर्शन। पहला महासत्य यह है कि सफलता समान रूप से वितरित नहीं होती। ये पूरे अध्याय की नींव है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि मेहनत करोगे तो सफल होगे, और ये सच भी है, लेकिन अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि मेहनत करोगे तो सफल होने की संभावना बढ़ेगी, लेकिन सफलता हर कोशिश में नहीं, बल्कि कुछ गिनी चुनी कोशिशों में ही आएगी। मैं तुम्हें एक चित्र दिखाना चाहता हूं। सोचो, तुम एक किसान हो और तुमने 100 बीज बोए। कुछ बीज अंकुरित ही नहीं होंगे, कुछ पौधे छोटे रह जाएंगे और कुछ औसत फल देंगे, लेकिन 4-5 पेड़ ऐसे होंगे जो इतने फल देंगे कि तुम्हारी पूरी फसल उन्हीं से बन जाएगी। यही कुदरत का नियम है और यही जिंदगी का गणित है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। हम खुद पर दया करना बंद कर देते हैं और वास्तविकता को गले लगाते हैं। दूसरा महासत्य यह है कि कुछ गिने चुने अवसर ही जीवन बदलते हैं। अब यहां सबसे पावरफुल एहसास छिपा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी में, चाहे वो 70 साल हो या 80 साल, शायद 5-10 ऐसे पल होंगे जो तुम्हारी पूरी कहानी लिख देंगे। वो पल किसी खास इंसान से मिलना हो सकता है, कोई बड़ा निर्णय हो सकता है, या फिर कोई असाधारण अवसर। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब वो पल आता है तो तुम्हें पता नहीं होता कि यही वो पल है। मेरे एक अंकल थे, उन्होंने 1980 के दशक में बैंगलोर में एक छोटा सा प्लॉट खरीदा था। बस ऐसे ही कुछ बचत थी तो सोचा कि ले लेते हैं। आज वो प्लॉट करोड़ों का है और उसने उनकी रिटायरमेंट सुरक्षित कर दी। जब उन्होंने इसे खरीदा था तब उन्हें नहीं पता था कि बैंगलोर आईटी हब बनेगा, लेकिन वो उनका टेल था। यही जिंदगी का जादू है कि कुछ पल और कुछ फैसले सब कुछ बदल देते हैं। तीसरा महासत्य यह है कि असफलता प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही राहत देने वाली बात बताता हूं। असफलता कोई अपवाद नहीं, बल्कि नियम है। तुम सफल लोगों को देखते हो और सोचते हो कि इनकी हर चीज काम करती है, लेकिन भाई, तुम सिर्फ उनकी जीत देख रहे हो, उनकी हार नहीं। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया था। एलन मस्क की पहली 3 कंपनियां फेल हो गई थीं और जेके रोलिंग की हैरी पॉटर को 12 प्रकाशकों ने रिजेक्ट किया था। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि इन्हें पता था कि असफलता तो होगी ही, ये खेल का हिस्सा है। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारा डर कम हो जाता है और तुम प्रयोग करने लगते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि 10 में से 4 तो फेल होंगे ही, और ये नॉर्मल है। चौथा महासत्य ये है कि धैर्य और निरंतरता अनिवार्य हैं। हम सब तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन भाई, ऐसे काम नहीं चलता। मैं तुम्हें बांस के पेड़ की कहानी बताता हूं। इसे लगाओ तो पहले 4 साल जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन 5वें साल में ये सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट ऊपर चला जाता है। तो क्या वो सिर्फ 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वो 5 साल में बढ़ा।
पहले 4 साल वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। यही धैर्य की ताकत है। अगर तुम लगातार पानी देते रहे और देखभाल करते रहे तो 5वें साल में जादू जरूर होगा। यही निवेश और जिंदगी का असली राज है। 5वां महासत्य ये है कि भविष्य की भविष्यवाणी असंभव है पर तैयारी संभव है। तुम भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते पर अपनी तैयारी को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। सोचो, तुम एक सर्फर हो। तुम लहरों को कंट्रोल नहीं कर सकते कि कब बड़ी लहर आएगी, लेकिन तुम सर्फिंग सीख सकते हो, फिट रह सकते हो और लहर का इंतजार कर सकते हो। यही लाइफ स्ट्रेटजी है। तुम ये नहीं बता सकते कि अगला अमेजन कौन होगा, पर तुम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हो। तुम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, पर तुम लगातार निवेश कर सकते हो। अब जब मैं इन 5 सत्यों को एक साथ देखता हूं तो मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर दिखती है जो रियलिस्टिक है, जो असफलताओं से टूटता नहीं, जो धैर्यवान है और जो हमेशा तैयार रहता है। यही इस अध्याय का असली संदेश है। मुझे जीनियस बनने की जरूरत नहीं, बस अनुशासित और धैर्यवान रहने की जरूरत है। अब मैं तुम्हें कुछ ठोस कदम बताता हूं जो तुम आज से शुरू कर सकते हो। सबसे पहले असमानता को स्वीकार करो और औसत प्रदर्शन पर पैनिक मत करो। दूसरा, असफलताओं को गले लगाओ और खुद को दोष देना बंद करो। तीसरा, धैर्य विकसित करो और बार बार पोर्टफोलियो चेक करना छोड़ दो। चौथा, भविष्यवाणी करने के बजाय तैयारी पर ध्यान दो और अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करो। और सबसे जरूरी बात, खेल में बने रहो और कभी हार मत मानो। मैं तुम्हें एक मछुआरे की कहानी सुनाकर बात खत्म करता हूं। एक बूढ़े मछुआरे से पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है। वो मुस्कुराकर बोला कि कोई राज नहीं है भाई, मैं बस रोज समुद्र में जाता हूं। 40 साल में शायद 10-15 दिन ऐसे रहे जब इतनी मछलियां पकड़ी कि पूरे साल का खर्चा निकल गया। बाकी दिन तो औसत थे। लेकिन अगर मैं उन खास दिनों को मिस कर देता तो आज यहां नहीं होता। इसलिए मैं रोज जाता हूं और तैयार रहता हूं। तो भाई, ये था अध्याय 6 टेल्स यू विन का पूरा दर्शन। सफलता समान रूप से नहीं बढ़ती, इसे स्वीकार करो। कुछ ही अवसर जीवन बदलते हैं, उनके लिए तैयार रहो। असफलता कुदरती है, इससे डरो मत। धैर्य और निरंतरता रखो और भविष्यवाणी के पीछे भागना छोड़ दो। जब तुम इन सत्यों को अपनाते हो तो तुम सिर्फ एक बेहतर निवेशक ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनते हो। यही मॉर्गन हाउसल का हमारे लिए तोहफा है। याद रखो कि तुम्हें हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खेल में बने रहना है और तुम्हारा टेल जरूर आएगा। बस तुम्हें वहां मौजूद रहना है जब वो आए। विश्वास रखो, जब वो आएगा तो सब कुछ सफल हो जाएगा। आज सुबह मैं अपनी बालकनी में बैठा था। कॉफी का कप हाथ में था और दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे। पिछले हफ्ते मेरा एक निवेश अच्छा नहीं रहा, मार्केट गिरा, पोर्टफोलियो में लाल रंग दिख रहा था और सच बताऊं तो मन थोड़ा भारी था। फिर मुझे यह अध्याय याद आया और अचानक एक गहरी शांति महसूस हुई। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि इस अध्याय ने मुझे जो सबसे बड़ा गिफ्ट दिया वो था मानसिक शांति। आज मैं तुमसे इसी के बारे में बात करना चाहता हूं। ये अध्याय सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है भाई, ये एक लाइफ फिलॉसफी है, एक ऐसा संदेश है जो तुम्हारे कंधों से बोझ उतार देता है। सोचो, हम पर रोज कितना दबाव रहता है कि हर दिन प्रोडक्टिव होना है, हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना चाहिए, हर डिसीजन सही होना चाहिए और हर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट देना चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम में कुछ कमी है या हम काफी अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये अध्याय क्या कहता है? ये कहता है कि हर दिन महान नहीं होगा। इसे फिर से सुनो, हर दिन महान नहीं होगा। और ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये रियलिटी है, ये लाइफ है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ औसत होंगे और कुछ बुरे होंगे और ये बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। मैं तुम्हें अपनी एक सच्चाई बताता हूं। मेरे पिछले 10 निवेशों में से 2 बहुत अच्छे रहे, 3 ठीक ठाक रहे, 3 औसत रहे और 2 नुकसान में गए। अब पुराना मैं होता तो उन 2 नुकसानों को लेकर रात भर सो नहीं पाता और सोचता कि मैंने गलती कर दी, मैं बेवकूफ हूं और मुझे इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब मैं शांति से सोता हूं क्योंकि मुझे पता है कि हर निवेश सफल नहीं होगा। और ये कोई फेलियर नहीं बल्कि स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है और कुदरत का कानून है। 10 में से 2 बहुत अच्छे होंगे और वो मेरे टेल बनेंगे, 3 ठीक ठाक होंगे जो मुझे स्टेबल रखेंगे और बाकी वो सिर्फ खेल में बने रहने के लिए हैं। जब मैंने ये स्वीकार किया तो मेरा पूरा स्ट्रेस खत्म हो गया। एक और गहरी बात यह है कि हर प्रयास रंग नहीं लाएगा। मैं तुम्हें एक पर्सनल स्टोरी बताता हूं। पिछले साल मैंने 5 अलग अलग साइड प्रोजेक्ट शुरू किए। मैं सोचता था कि शायद इनमें से कोई एक बड़ा बन जाए। नतीजा ये रहा कि पहला प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया, दूसरा थोड़ा चला और फिर बंद हो गया, तीसरा कुछ खास नहीं रहा, चौथा औसत रहा, लेकिन 5वां प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। तो 5 में से सिर्फ एक ने काम किया, यानी सिर्फ 20% सक्सेस रेट। पहले मैं सोचता कि 80% फेलियर।
मैं कितना बेकार हूं। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि एक सफल हो गया और वही मेरा गेम चेंज कर रहा है। ये है माइंडसेट शिफ्ट और यही है मानसिक शांति। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि हर प्रयास सफल नहीं होगा तो तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते बल्कि और ज्यादा कोशिश करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ये नंबर्स गेम है। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, यहाँ उम्मीद है और यहाँ वो बात है जो सब कुछ बदल देती है। एक बहुत बड़ा परंतु है भाई। हर दिन महान नहीं होगा, परंतु कुछ दिन ऐसे होंगे जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। हर निवेश सफल नहीं होगा, परंतु कुछ निवेश ऐसे होंगे जो तुम्हें फाइनेंशियली फ्री कर देंगे। हर प्रयास रंग नहीं लाएगा, परंतु कुछ प्रयास ऐसे होंगे जो तुम्हारी लेगेसी बना देंगे। ये परंतु ही तो है जो हमें उम्मीद देता है और चलाए रखता है। अब सवाल है कि ये जादुई परंतु कैसे काम करता है। हाउसल कहते हैं कि इसके लिए 3 चीजें करनी होंगी। पहला है टिके रहना। ये सबसे मुश्किल काम है भाई। जब सब कुछ गलत हो रहा हो और लग रहा हो कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी खेल में बने रहना। नेटफ्लिक्स को ही देख लो, उसे प्रॉफिटेबल बनने में 7 साल लगे। उन 7 सालों में लोग कहते थे कि ये कंपनी कभी सफल नहीं होगी, लेकिन नेटफ्लिक्स टिका रहा और आज अरबों डॉलर की कंपनी है। अगर वो 5वें साल में हार मान लेते तो आज कुछ नहीं होता। टिके रहना ही असली मजबूती है। दूसरा है धैर्य रखना। ये सुनने में आसान लगता है पर करना बहुत मुश्किल है। जब तुम देखते हो कि तुम्हारे दोस्त 6 महीने में पैसा डबल कर रहे हैं और तुम 2 साल से सिर्फ 15% मुनाफे पर बैठे हो, तो धैर्य रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रखो, धैर्य ही टेल को बनने का समय देता है। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि अचार बनाओ तो उसे धूप में रखना पड़ता है। रोज देखोगे तो कुछ नहीं होगा, पर एक दिन अचानक वो परफेक्ट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही है। तीसरा है अवसरों को आने देना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दो। तुम अवसर पैदा नहीं कर सकते, लेकिन खुद को ऐसी स्थिति में रख सकते हो कि जब मौका आए तो तुम उसे लपक सको। तुम फूल को खिलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, पर उसे पानी और धूप देकर इंतजार जरूर कर सकते हो। यहाँ सबसे पावरफुल एहसास यह है कि तुम्हें 100 बार सफल होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ बार असाधारण रूप से सफल होना ही काफी है। मेरे एक अंकल थे जो टीचर थे और पूरी उम्र औसत सैलरी पर काम किया, लेकिन उन्होंने जीवन में 3 बड़े फैसले लिए। 1990 में एक जमीन खरीदी, 2000 में बेटे की पढ़ाई के लिए सपोर्ट किया और 2010 में एक म्यूचुअल फंड शुरू किया। बाकी हजारों फैसले औसत थे, लेकिन इन 3 टेल्स ने उनकी पूरी कहानी लिख दी। वो जमीन आज करोड़ों की है, बेटा अच्छी नौकरी में है और म्यूचुअल फंड ने रिटायरमेंट सुरक्षित कर दी। तो मानसिक शांति क्या है? क्या ये है कि हर चीज परफेक्ट हो? नहीं भाई, मानसिक शांति है हकीकत को स्वीकार करना। यह है जानना कि कुछ चीजें काम नहीं करेंगी, कुछ दिन मुश्किल होंगे और कुछ निवेश डूबेंगे, लेकिन फिर भी शांत रहना, क्योंकि तुम जानते हो कि कुछ चीजें बहुत अच्छा करेंगी। कुछ दिन जादुई होंगे और कुछ निवेश लाइफ चेंजिंग होंगे, और वो कुछ ही काफी है। 2 साल पहले मैं बहुत स्ट्रेस रहता था कि मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा या मेरा पोर्टफोलियो धीमा क्यों है, लेकिन जब से मैंने ये अध्याय पढ़ा है, मेरी जिंदगी बदल गई है। मैंने महसूस किया कि मैं खुद से अवास्तविक उम्मीदें रख रहा था। अब मैं चैन से सो पाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं और मेरे टेल आएंगे, बस ये समय की बात है। ये अध्याय तुम्हें एक तोहफा देता है और वो है परमिशन। खुद को थोड़ा कम परफेक्ट होने की परमिशन, कभी फेल होने की परमिशन और इंसान होने की परमिशन। हम सब परफेक्शन के शिकार हैं, लेकिन ये अध्याय कहता है कि रिलैक्स करो, तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस डटे रहने की जरूरत है। जब कोई निवेश अच्छा न करे तो पैनिक मत करो, बस सोचो कि ये 10 में से 1 है। जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो तो उसे एक अनुभव मानो और अगली अप्रोच ट्राई करो। जब लगे कि कुछ नहीं हो रहा तो समझो कि तुम अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो, और जब दूसरे आगे निकलें तो जलने के बजाय अपनी जर्नी पर फोकस करो। लाइफ मुश्किल है भाई, हर दिन चुनौतियां और संदेह आते हैं। ऐसे में जब कोई कहता है कि तुम्हें हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, बस कोशिश करते रहना है, क्योंकि कुछ ही टेल तुम्हारी पूरी कहानी बदल देंगे, तो ये बात बहुत ताकत देती है। यही इस अध्याय का असली सार है कि हर दिन महान नहीं होगा और ये ओके है। हर निवेश सफल नहीं होगा और ये नॉर्मल है, पर यदि तुम टिके रहो, धैर्य रखो और अवसरों को आने दो, तो कुछ ही असाधारण पल तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हें एक अजीब सी शांति मिलती है। तुम खुद पर दबाव नहीं डालते और हर छोटी हार पर नहीं टूटते। यही असली सफलता है और यही असली दौलत है, मानसिक शांति। तो आज से जब भी तुम स्ट्रेस्ड महसूस करो तो इस अध्याय को याद रखना कि तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस डटे रहना है, क्योंकि तुम्हारा टेल आने वाला है। बस थोड़ा और धैर्य और थोड़ा और विश्वास, क्योंकि अंत में टेल्स ही तुम्हें जिताएंगे। भाई, हम इस अद्भुत यात्रा के अंत में पहुंच गए हैं। आज शाम मैं अपने घर की छत पर बैठा था, सूरज डूब रहा था और आसमान में लाल नारंगी रंग फैला हुआ था। मैं सोच रहा था इस पूरे अध्याय के बारे में।
टेल्स यू विन, ये सिर्फ 3 शब्द हैं, लेकिन इन 3 शब्दों में कितनी गहराई, कितनी बुद्धिमानी और कितनी ताकत है। आज इस आखिरी बातचीत में मैं तुमसे वो शेयर करना चाहता हूं जो मैंने इस अध्याय से सीखा, वो सार जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। सबसे पहली और सबसे राहत देने वाली सच्चाई यह है कि सफलता का रहस्य पूर्णता यानी परफेक्शन नहीं है। तुम्हें पता है, हम सब परफेक्शन के शिकार हैं। हम चाहते हैं कि हमारी टाइमिंग, स्ट्रैटेजी और नतीजे सब कुछ एकदम परफेक्ट हों, लेकिन ये अध्याय कहता है कि परफेक्शन को भूल जाओ। मैं तुम्हें एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूं। बेसबॉल में अगर कोई खिलाड़ी 10 में से सिर्फ 3 बार बॉल को हिट करता है तो उसे महान माना जाता है। सोचो, 70% फेलियर रेट के बावजूद वो लेजेंड बन जाता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं, बल्कि लगातार कोशिश करना है। वॉरेन बफेट ने सैकड़ों गलत निवेश किए, लेकिन उनके कुछ सही निवेशों ने उन्हें अरबपति बना दिया। स्टीव जॉब्स के कई प्रोडक्ट्स फ्लॉप हुए, लेकिन आईफोन ने सब कुछ बदल दिया। तो संदेश साफ है, परफेक्ट होने की कोशिश छोड़ दो और डटे रहने की कोशिश करो। दूसरी और शायद सबसे कठिन सच्चाई यह है कि सफलता का रहस्य धैर्य है। भाई, ये कहना तो बहुत आसान है कि धैर्य रखो, लेकिन असल में इसे करना बहुत मुश्किल है, खासकर आज की दुनिया में। हम 2 मिनट वाली मैगी वाली जनरेशन है। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। ऑर्डर किया तो अगले दिन डिलीवरी और मैसेज भेजा तो तुरंत रिप्लाई। निवेश में भी हम चाहते हैं कि आज लगाया और कल डबल हो जाए, लेकिन वेल्थ क्रिएशन ऐसे काम नहीं करती। जेफ बेजोस से एक बार पूछा गया कि उनकी सबसे बड़ी सीख क्या है। उन्होंने कहा, टाइम होराइजन। वो बोले कि सब चीजें अगले 3 साल में करना चाहते हैं, पर मैं अगले 7 साल का सोचता हूं और वही मेरा फायदा है। अमेज़न को मुनाफे में आने में 9 साल लगे। अगर बेजोस में धैर्य नहीं होता तो आज अमेज़न होता ही नहीं। धैर्य एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। तीसरी सच्चाई जो सबसे ज्यादा दबाव कम करती है वो ये है कि आपको हर बार जीतने की जरूरत नहीं है। इसे फिर से सुनो, हर बार जीतने की जरूरत नहीं है। ये बात कितनी सुकून देने वाली है। मैं तुम्हें अपना एक अनुभव बताता हूं। पिछले साल मैंने 12 अलग अलग निवेश किए। उनमें से 3 बहुत अच्छे रहे, 2 ठीक ठाक, 4 औसत और 3 नुकसान में गए। तो तकनीकी रूप से मैं 7 बार हारा, लेकिन कुल मिलाकर मेरा पोर्टफोलियो 40% ऊपर था। कैसे? क्योंकि वो 3 बेहतरीन निवेश इतने अच्छे थे कि उन्होंने बाकी सब कवर कर लिया। यही है टेल्स यू विन का असली मतलब। तुम्हें 12 में से 12 सही होने की जरूरत नहीं, बस 3 बहुत सही होने की जरूरत है। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम ज्यादा प्रयोग करने लगते हो, क्योंकि हार का डर खत्म हो जाता है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात और पूरे अध्याय का मुख्य संदेश। जब बड़ा अवसर आए तो आप खेल में बने रहें। ये असली राज है। तुम्हें बड़ा अवसर पैदा नहीं करना है और ना ही उसका अंदाजा लगाना है। तुम्हें बस वहां मौजूद रहना है जब वो आए। इसे मछली पकड़ने के उदाहरण से समझो। तुम नहीं जानते कि बड़ी मछली कब आएगी, सुबह, दोपहर या शाम। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला ये कि तुम अंदाजा लगाओ कि मछली 2 बजे आएगी और सिर्फ तभी जाओ, लेकिन अगर वो 6 बजे आई तो तुम चूक जाओगे। दूसरा विकल्प यह है कि तुम पूरा दिन वहीं धैर्य और निरंतरता के साथ बने रहो, ताकि जब भी बड़ी मछली आए तुम तैयार रहो। निवेश भी ऐसा ही है। 2020 के मार्केट क्रैश में जो लोग डरकर बाहर निकल गए उन्होंने सबसे बड़ा मौका गंवा दिया, लेकिन जो खेल में बने रहे उन्होंने लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स देखे। खेल में बने रहने के 3 पहलू हैं। पहला है फाइनेंशियल, यानी पैसा बचाए रखना। इतना जोखिम मत लो कि तुम पूरी तरह बाहर हो जाओ और एक इमरजेंसी फंड हमेशा रखो। दूसरा है इमोशनल, यानी मानसिक मजबूती। बाजार गिरने पर पैनिक मत करो और दूसरों को देखकर फैसले मत लो। तीसरा है फिजिकल, यानी वास्तव में निवेशित रहना। परफेक्ट टाइमिंग की तलाश में बाहर मत बैठो, बल्कि लगातार निवेश करते रहो। जापान में एक कहावत है, 7 बार गिरो, 8 बार उठो। एक बूढ़े सामुराई ने कहा था कि असली विजेता वो नहीं जो सबसे ज्यादा बार जीता, बल्कि वो है जो अंत तक खेल में रहा। मैं तुम्हें पर्सनली बताता हूं कि इस अध्याय ने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब मैं परफेक्शन के पीछे नहीं भागता, हर छोटी हार पर स्ट्रेस नहीं लेता और ज्यादा शांत महसूस करता हूं। तुम भी कल से कुछ कदम उठा सकते हो। परफेक्शन छोड़ो और खुद को याद दिलाओ कि हर बार सही होना जरूरी नहीं है। एक नियम बनाओ कि कोई भी निवेश कम से कम 3 साल तक होल्ड करोगे। अपनी SIP शुरू करो और उसे ऑटोमेट कर दो ताकि तुम बाजार में बने रहो। अपना पोर्टफोलियो रोज देखने के बजाय साल में 1 या 2 बार देखो। असफलताओं को सीखने के मौके की तरह देखो और आगे बढ़ो। 3 साल पहले मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि मैं कहीं नहीं पहुंच रहा हूं, लेकिन जब मुझे ये समझ आया कि मुझे सिर्फ कुछ ही बार सही होना है तो मुझे बहुत शांति मिली। मैंने परफेक्शन के बजाय निरंतरता पर ध्यान देना शुरू किया और नतीजे अपने आप बेहतर होने लगे। तो भाई, टेल्स यू विन अब सिर्फ 3 शब्द नहीं, तुम्हारा मंत्र होना चाहिए। जब भी फ्रस्ट्रेटेड महसूस करो, याद रखना कि सफलता का रहस्य परफेक्शन नहीं बल्कि धैर्य और खेल में बने रहना है। मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं कि तुम परफेक्शन का पीछा छोड़ दोगे, धैर्य विकसित करोगे और चाहे कुछ भी हो जाए खेल में बने रहोगे।
तुम्हारा टेल आने वाला है, बस तुम्हें वहां मौजूद रहना है जब वो आए। मुझे उम्मीद है कि ये अध्याय तुम्हारे लिए भी उतना ही क्रांतिकारी साबित होगा जितना मेरे लिए था। आज से हर सुबह खुद से कहो कि मैं खेल में हूं, मैं तैयार हूं, और जब मेरा टेल आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। धन्यवाद इस खूबसूरत यात्रा के लिए। अगले अध्याय में मिलते हैं। दोस्तों, ये था टेल्स यू विन द साइकोलॉजी ऑफ मनी का शायद सबसे लाइफ चेंजिंग अध्याय। और अब जब तुमने ये समझ लिया है तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि तुम्हारा टेल क्या होगा। सोचो, कौन सा निवेश, कौन सा निर्णय या कौन सा पल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। तुम्हें नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम जानते हो क्या? वो आएगा। बस तुम्हें खेल में बने रहना है। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ करो। नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। पहली बात यह कि अभी इसी वक्त कमेंट्स में लिखो, मैं खेल में हूं। बस इतना ही, 4 शब्द। ये एक कमिटमेंट है खुद से कि तुम हार नहीं मानोगे, तुम धैर्य रखोगे और तुम अपने टेल का इंतजार करोगे। और जब तुम ये लिखोगे तो तुम्हें एक अजीब सी ताकत महसूस होगी। मुझ पर विश्वास करो। दूसरी बात यह कि अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, और मुझे पता है कि लगा है, वरना तुम अभी तक इसे देख नहीं रहे होते, तो उस लाइक बटन को जोर से दबाओ। क्यों? क्योंकि जब तुम लाइक करते हो तो YouTube समझता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है, और फिर ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचता है। सोचो, शायद कोई इस वीडियो को देखे और उसकी जिंदगी बदल जाए, और वो सब तुम्हारे उस एक क्लिक की वजह से हो सकता है। ये बहुत पावरफुल है ना? तीसरी बात ये कि इस वीडियो को शेयर करो उस एक दोस्त के साथ जो हमेशा पैसों को लेकर स्ट्रेस्ड रहता है, जो इन्वेस्ट करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग ढूंढता रहता है, जो हर छोटी असफलता पर हार मान लेता है, या जो बहुत बेचैन है और तुरंत नतीजे चाहता है। उसे भेज दो ये वीडियो, शायद ये उसके लिए वो टर्निंग पॉइंट बन जाए। और सच तो ये है कि सबसे बड़ी संतुष्टि क्या है? जब तुम किसी की मदद करते हो और वैल्यूएबल नॉलेज शेयर करते हो, तो शेयर बटन दबाओ व्हाट्सएप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर, जहां भी तुम हो। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सीरियसली, मतलब तुमने अभी अभी एक लाइफ चेंजिंग अध्याय सुना, वैल्यूएबल इनसाइट्स लिए और अपना कीमती समय इन्वेस्ट किया, तो अब मैं तुम्हें बताऊं कि आगे क्या आने वाला है। अगले हफ्ते मैं लाने वाला हूं अध्याय 7, जो बताएगा कि कैसे तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी वेल्थ को प्रभावित करता है। उसके बाद हम कवर करेंगे कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की असली ताकत को समझें। फिर आएगा एक पूरा अध्याय फाइनेंशियल फ्रीडम पर, और ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त, तुम्हारी अपनी भाषा में और आसान स्टाइल में होगा। तो क्या तुम इसे मिस करना चाहोगे? नहीं ना? तो जाओ और उस लाल बटन पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो एनी बुक समरीज को, और हाँ, उस बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना, ताकि जब भी नया वीडियो आए तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिले।